ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जब टेंसर में जाकर हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर आपके पास वेक्टर की डायरेक्शन एक ही नज़र आ रही है जो आप सिंपल वेक्टर पढ़ रहे हैं। टेंसर में इसकी डायरेक्शन दो से ज़्यादा भी हो सकती है, 4-5 इस तरह हो सकती है। तो तब वहाँ पर हमें एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो यही है, कंपोनेंट की फॉर्म में लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी आप वेक्टर को इसी सिंपली तरह पढ़ते आ रहे हैं, वेक्टर होगा ये तो उसके ये कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट को हम एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही कहते हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कल हमने जस्ट वो उसका मैग्नीट्यूड और सिंपली वेक्टर बताया था कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड किस तरह से ड्राइव करते हैं। वहाँ पर हमने पॉलीगॉन लॉ यूज़ किया था एडिशन का। उसके बाद पिथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था। अब मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर वही होते हैं आपके पास आई जे के। तो यहाँ पर एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास क्या होगी आई की। ये आई आपके पास यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। ये इसकी एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इसका मतलब है कि इसके कंपोनेंट क्या होंगे। मैंने क्या लिखवाया था, यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देते हैं। वेक्टर वही है, बस थोड़ी सी इनके वो कह लें प्रोनाउंसिएशन हम थोड़ी सी डिफरेंट कर रहे हैं, ज़रा चीज़ों को जो वो रीजन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस में हमने आई को डिफाइन किया था और इसका पॉइंट आपके पास क्या था, इसका पॉइंट आपके पास था 1 0 0। यही ही इसकी एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आई किसके इक्वल होगा, आई आपके पास होगा 1 आई, ठीक है। बाकी इसके जो भी होंगे जे के साथ क्या आएंगे, 0 आएंगे, प्लस 0 जे प्लस 0 के, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये हमने आई यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की है। कौन सी एनालिटिकल, यहाँ आप इसके कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, अगर एनालिटिकल नहीं आ रहा तो कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन एनालिटिकल ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं। ये आपके पास आई यूनिट वेक्टर आपने डिफाइन कर दी है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एक्स के अलोंग होता है, ये वाई के अलोंग होता है और ये जी के अलोंग होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू है, एक्स एंड वाई के अलोंग आपके पास सारी वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ पर अब 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हम इसे सिंप्लीफाई करें, इसका आंसर आपके पास क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं जो आपने यूनिट वेक्टर लिया है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, 1। जब ये हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली जी हम इसलिए कर रहे हैं, जब हमने इनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वहाँ पर आई यूनिट वेक्टर की कई और वैल्यू डिफाइन हो, इस वजह से थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आई की क्या वैल्यू है, जे की क्या वैल्यू है, के की क्या वैल्यू है, ठीक है। इनकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं, ये बेसिकली वेक्टर जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिक वही है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये आपके पास आई आ गया। उसके बाद आपके पास सेकंड क्या आता है, वाई के करस्पॉन्डिंग हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा वाई के करस्पॉन्डिंग कौन सा लेते हैं, यूनिट वेक्टर जे लेते हैं। तो जे का क्या पॉइंट डिफाइन करवाते हैं, इसका क्या आपके पास पॉइंट होता है, ये आपके पास होता है 0 1 0, इसका ये पॉइंट होता है। इसका मतलब कि एक्स के अलोंग इसकी वैल्यू 0 होती है इस पॉइंट में, और वाई के करस्पॉन्डिंग 1 आंसर देगा, और जी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास 0 होगी। तो अब इसकी एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे जे की। तो जे आपके पास किसके इक्वल होगा,
जे आपके पास 0i प्लस 1j 1 टाइम्स j, उसके बाद क्या होगा प्लस 0k। अच्छा, यहाँ पर मैंने डॉट नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया, वेक्टर है, वेक्टर में डॉट की एक अपनी सेंस है, ठीक है। तो ये मैंने इस वजह से ये इस तरह लिखी है। यहाँ पे क्या डॉट लगा सकते नहीं, वो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, वो ये बनेगा कि आपने लिखा हुआ 0.i। डॉट यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हम, उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से हम वो यहाँ पर नहीं लगा रहे। यहाँ आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई वाला लगाना है तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं मल्टीप्लाई के लिए, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन डॉट नहीं लगाना। वो डॉट से वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट में चल जाएगा। वेक्टर में डॉट का भी सेंस है। हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, वो भी 1 होगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, ये भी आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से भी आप इसकी वैल्यूज बता सकते हैं कि j यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी आपके पास 1 आई है। इसके बाद थर्ड रह गया है, थर्ड कौन सा है, ये आपके पास k आता है। इसका पॉइंट हम क्या सिलेक्ट करते हैं, इसका पॉइंट क्या सिलेक्ट करते हैं हम, ये आपके पास होता है 0, ये भी 0 होता है, और ये भी आपके पास क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो अब इसको एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी लिखेंगे k की, ये आपके पास हो जाएगा 0i 0j प्लस 1k। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी आपके पास 1 ही आएगी। x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ पर हम अभी थीटा की तरफ गए ही नहीं, थीटा कोऑर्डिनेट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होती, उसे हम पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। करेक्शन किया करेंगे, ठीक है। ये आपके पास होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, वो कभी एज अ कोऑर्डिनेट आप उन्हें नहीं लेते, हम पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, और वो सिर्फ 2 ही होते हैं, वो आपके पास r एंड थीटा में जाते हैं। जब आपने 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट करना हो तो वहाँ से फिर हम सिलेंड्रिकल की तरफ जाते हैं, या तो फिर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की तरफ जाते हैं। फिर जब हमने स्पेस डिस्कस करनी होती है, यानी कि हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस डायरेक्शन लेनी होती है, फिर हमारे पास वहाँ पर कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, वो कर्व की स्टडी करते हैं, वहाँ से फिर हम लाइन से बाहर निकल आते हैं, प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ के का आपके पास क्या 1 है, तो यहाँ पर जो के आहिस्ता आहिस्ता हम जब जाएंगे, आप एकदम जंप ना करें उन चीज़ों में, जब हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगे, आपको मुझसे ज़्यादा इन कोऑर्डिनेट का पता होगा। अभी बस बेसिक जो कर रहे हैं उसी की तरफ करें, इसके क्वेश्चन आपने खुद करने, मैंने नहीं कहना कि यहाँ से लेकर यहाँ करें, एंड जो टॉपिक किया हुआ है उससे रेलिवेंट आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आपने कर लेने हैं। बुक आपको सेंड की हुई है, मज़ीद आज मैंने एक और आपको क्वेश्चन वाले सेंड करने, उनका सोल्यूशन भी होगा वहाँ पर, लेकिन ट्राई आपने खुद ही करना है। इसके बाद हम पोजीशन वेक्टर आर, आपको पता है आर किसके इक्वल होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो हम इसको ज़रा कह लें थ्योरेटिकल इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे, यानी कि इनको किस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपको इसको पता तो है आर किसके इक्वल होते हैं, थोड़ा सा हम मेथड देख लेते हैं हम किस तरह से इसे डिफाइन करते हैं। कार्टेशियन अगेन कोऑर्डिनेट ड्रा करते हैं एक्स वाई जी,
ये आपके पास आ जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और ये आपके पास है जी एक्सिस, राइट। अब यहाँ पर आपने, ये आपको पता है ये ओरिजिन होता है, इस पर आपके पास पॉइंट सारी 3 लाइन मैच हो रही हैं, कंसाइड कर रही हैं। अब यहाँ से वेक्टर डिफाइन करेंगे। ये आप यहाँ पर पॉइंट है पी ले लें। पी इसमें कौन सा पॉइंट होगा, क्योंकि आपने आर लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, पोजीशन वेक्टर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसके कोऑर्डिनेट यही सेट कर लें, एक्स वाई जी। जो भी सेट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास आ रहेगा। ये जो कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन आपको याद है, इस वजह से मैंने यही पॉइंट लिए हैं एक्स वाई जी फॉर्म में। यहाँ से हम इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे इस पॉइंट की तरफ, इसको हम आप इस वेक्टर को आप आर कह दें, ठीक है। इसे आर कह दें। इसे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी भी कहते हैं, रेडियस वेक्टर भी कहते हैं, इसके काफ़ी नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओ पी है, ओ पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ओ पी वेक्टर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने रखा हुआ इसका नाम आर। अच्छा, इसको हम इन अदर वर्ड क्या कहते हैं, इन वर्ड अदर वर्ड हम इसे कहते हैं रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर से भी इसे हम प्रोनाउंस करते हैं। सेकंड इसको नेम हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर किसके है, ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये तो पूरी लिखते हैं, ऑफ पॉइंट ओपी का मतलब लिखें, ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब इसको एनालिटिकल इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। आर वेक्टर आपके पास अब क्या आएगा, ये आएगा एक्स आई, एक्स के अलोंग प्लस वाई के अलोंग इसका वाई पॉइंट, जी के। ये पोजीशन वेक्टर की वेक्टर में डेफिनेशन ये इस तरह से, ठीक है। अब इन्हीं को एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन अपने इक्वल वेक्टर का पता है कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक है। तो ये हमने कहा था, और वहाँ पर एग्जांपल हमने ये की थी ना कि 2 वेक्टर लेंगे, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाए तो वो इक्वल वेक्टर है। अब यहाँ पर हम कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग इक्वल वेक्टर किस तरह से डिफाइन करेंगे, अब वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन भी वही लेगी, बस कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। इक्वल वेक्टर डिफाइन करते हैं। इक्वल वेक्टर आपको पता है 2 वेक्टर लेते हैं, 2 वेक्टर आर इक्वल। यहाँ पर हम कंपोनेंट की फॉर्म में 2 वेक्टर ले रहे हैं। 2 वेक्टर फर्स्ट वेक्टर लेते हैं ए, चाहे जिसके जो आपके पास एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वो होती है आपके पास A1i प्लस A2j इसके बाद आपके पास होती है A3 के, ठीक है। एंड सेकंड वेक्टर डिफाइन करवाते हैं। सेकंड वेक्टर बी ले रहे हैं, तो यहाँ पर बी की इसकी एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ये आपके पास होगी B1i, बी के कंपोनेंट लिख रहे हैं, और B2 B3 के। ये कब इक्वल होगी, आर इक्वल
अगर इनके corresponding कंपोनेंट आपस में इक्वल हो, बस यही है डेफिनेशन। आर इक्वल इफ देयर corresponding corresponding component are equal। corresponding कंपोनेंट का क्या मतलब है? यहाँ पर जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम होना चाहिए। ये जो सेकंड कंपोनेंट है इसका ये सेकंड कंपोनेंट सेम होना चाहिए। जो आई ये ए क्यूब है बी क्यूब इक्वल होना। ये कंपोनेंट है, इनके कंपोनेंट आपके पास क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर इसे कंप्लीट करते हैं। A1 इक्वल होना चाहिए B1 के। सिमिलरली A2 किसके इक्वल होना चाहिए? B2 के। इसी तरह जो आपके पास A3 है वो इक्वल होना चाहिए B3 की। ये आपके पास इसके पॉइंट आए, ठीक है। ये होते हैं कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग आपने देखना है, इनके आपके पास कंपोनेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई वेक्टर डिफाइन है इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट आई जे के की फॉर्म में, ठीक है, तो वहाँ पर आपने इस तरह से भी बता सकते हैं कि वो इस तरह से भी इक्वल हो सकते हैं। और नेगेटिव वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर की वैसे हमने डेफिनेशन ये की थी कि अगर हम विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर भी वही डेफिनेशन है, जस्ट हमने क्या करना है इसके कंपोनेंट के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दें। वही डेफिनेशन चेंज है, बस थोड़े से यहाँ पर कंपोनेंट को थोड़ा सा जोड़ दिया गया, उसको डिस्कशन की गई। मेथड भी वही है, हम सिंपली फ़ौरन से कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने बताई है कि कोई भी काम ऐसे नहीं है, इस वजह से ये साथ में ये लॉजिक बता रहे हैं। इसकी एग्जांपल आप पहले कर चुके हैं, वही रहने दें, वही मेथड आपने करना है। ये बस आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट पता होना चाहिए कि कंपोनेंट को हम एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन बताएं, जो आपने फर्स्ट की है वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आएगी, ठीक है। ये जो आप कर रहे हैं कि आप एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कंपोनेंट आ रहे हैं, इसमें आपने कंपोनेंट पर जोर दे रहे हैं। हाँ, उसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं नेगेटिव वेक्टर की। द नेगेटिव वेक्टर ए को हम किस तरह से डिनोट करेंगे? ए को हम रिप्लेस कर रहे हैं डिनोटेड बाय नेगेटिव ए, डिनोटेड बाय नेगेटिव ए। इसे हम नेगेटिव ए से डिनोट कर रहे हैं वेक्टर ए को, ठीक है। इज अ वेक्टर ऑब्टेन बाय इज अ वेक्टर obtained by मल्टीपल ऑल दी कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए। वेक्टर ए के साथ आपने नेगेटिव साइन को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर हमने डेफिनेशन ये की थी कि मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे, तो वो भी आपके पास क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर होती है। तो यहाँ पर हम भी ये भी कह सकते हैं कि अगर उसके कंपोनेंट के साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई
multiplying all the component of the vector A किससे आपने मल्टीप्लाई करना है? बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। आपने नेगेटिव साइन से इसके जितने भी कंपोनेंट हैं उन तमाम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपके पास नेगेटिव आ गए। ये भी डेफिनेशन है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा A1, ए को पहले डिफाइन करवा लेते हैं, फिर तब भी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा I A2J A3K एज MCQ से आपको थोड़ी सी इसकी पता होनी चाहिए रोज। बाकी वो उसके क्वेश्चन का मेथड वही है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में कर चुके हैं। इसके लिए कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बस वही है, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं ब्रीफली। यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करें A को तो ये आपके पास आ जाएगा -A1 I प्लस माइनस A2J प्लस माइनस A3K। ठीक है, ये अब यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने वहाँ पर एक यूनिट वेक्टर पढ़ा था कि अगर डायरेक्शन में हो तो उसका फार्मूला ये होगा, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। बेसिकली हमने इसकी डेफिनेशन ये की थी कि अगर आपने किसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देखना हो तो ए हैट हमने क्या डिफाइन किया था, ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर हमने बस क्या करना है, ए वेक्टर को एज अ कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, बाकी हमें पता है कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, इतना कोई नहीं है। बस थोड़ा सा डेफिनेशन का होगा कि एज अ कंपोनेंट फॉर्म में हमने उसे किस तरह से डिफाइन करना है। तो यहाँ से लिखते हैं, तो यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, दी यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ए इन दी डायरेक्शन। बेसिकली जब आप ये डायरेक्शन निकालते हैं तो ये वाला मेथड यूज़ करते हैं जो मैं अभी आपको डिफाइन करवाने लगी, वो इसी तरह से उसके क्वेश्चन की सिंपलीफाई करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, इसे क्या इन दी डायरेक्शन ऑफ ए ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको किस तरह से डिफाइन करवाएंगे, पहले ए वेक्टर को डिफाइन करवा लेते हैं। ए वेक्टर आपके पास किसके इक्वल होता है, इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, यानी कि एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं इसकी। ये आपके पास होता है A1I प्लस A2J प्लस A3K। ये हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन करवा ली। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड आपको अभी ऊपर हमने इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करवा कर आए, वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर
प्लस A3 स्क्वायर। आपने इस उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी। एक आपके पास डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, तो वो यूनिट वेक्टर होता है, वो तो पता है। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड को नहीं डिफाइन कर रहे, जस्ट डायरेक्शन वाले पोर्शन को ले रहे हैं। हमने वहाँ पर ये भी एक डेफिनेशन दी थी कि यूनिट वेक्टर अगर किसी डायरेक्शन में निकालना हो तो उसका फार्मूला ये फॉलो किया जाता है। अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। उसका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, वो ये होगा। अगर आपके पास कंपोनेंट हो तो ये चीज़ होती है। अब इसको हम इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं A1i प्लस A2j। आपने गौर किया हो तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं तो वो हम इसी तरह से लिखते हैं, नीचे मैग्नीट्यूड डिवाइड होता है। मेथड क्वेश्चन की सॉल्यूशन का एक ही, बस थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज है डेफिनेशन में। मेथड दोनों के सेम है। अच्छा, ये आपके पास क्या है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये कोई स्केलर आपके पास क्वांटिटी हो सकती है। A3 स्क्वायर। इसको हम एज इस तरह से भी लिख सकते हैं A1, ये आपके पास आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A³ स्क्वायर। ये आपके पास आई प्लस A2 डिवाइड कर देंगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास J कंपोनेंट आ गया। इसी तरह K आ जाएगा आपके पास। K के लिए हम A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। आपका क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्यूशन करते हैं जब आपने निकाले होंगे यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास इस तरह से बेसिकली हम लोग करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। थीमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने इस तरह से उसे डिफाइन नहीं किया था, यहाँ पर एनालिटिकल में हम डिफाइन कर रहे हैं इसके डेफिनेशन के साथ। तो जीरो वेक्टर हमने क्या कहा था वहाँ पर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में, हमने जीरो वेक्टर ये कहा था कि जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन है नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो जीरो वेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जीरो वेक्टर बेसिकली एक आपके पास नंबर होता है। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, आपके पास एक्स के अलोंग भी इसकी वैल्यू जीरो होगी, वाई के अलोंग भी उसकी वैल्यू जीरो होगी, जी के अलोंग भी इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बेसिकली ये पॉइंट आपके पास क्या है, ये पॉइंट आपके पास ओरिजिन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। जो वहाँ पर एडिशन के लॉ थे, जिस तरह से आपने वो एग्जांपल सॉल्व आउट की थी, वहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको सॉल्व आउट की थी एडिशन के। तो वहाँ पर आपने क्या किया था कि करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऐड हो रहे थे। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं दिस सम ऑफ टू वेक्टर A and B is obtained by adding addition
corresponding component इसी तरह इसकी भी कंपोनेंट किसके एक एन बी की, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन की भी सिमिलरली तो इसी तरह से डेफिनेशन होगी। ऊपर मैंने इनकी आपको रिप्रेजेंटेशन लिखवा दी थी जब हमने इसकी एग्जांपल की थी, यहाँ पर वो रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की भी इसी तरह से आएगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की आपको बताई थी कि क्या होता है, हम उसके हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। लेट ए आपके पास क्या है, ए जो वेक्टर है वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, A1i प्लस A2j यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक ही जगह आर वेक्टर भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से कोई भी वेक्टर आप ले लें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने तो फिलहाल ले लिया, आप आर भी ले सकते हैं, बी जो लेना चाहे ले लें। बेशक आप उसके एग्जाम्पल के तौर पर इसकी डेफिनेशन को लिखिए, उससे कोई डिफरेंट नहीं हो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वेक्टर आपने डिफाइन करवा दिया है एनालिटिकल। अब हमने वहाँ पर भी कहा था कि एम आपके पास कोई स्केलर या नंबर हो सकता है, यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि एम आपके पास स्केलर हो सकता है, बी या स्केलर। देन एम ए इज अ वेक्टर। इसके आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर वेक्टर ही आएगा, इज अ वेक्टर। इसमें क्या करते हैं आप, जो स्केलर मल्टीपल होते हैं उसके जो एलिमेंट है उसके साथ तो आप इसे हम किस तरह से ऑब्टेन करेंगे। फॉर एग्जांपल एम ए आपने लिखा है, इसकी डेफिनेशन ये मैंने ऊपर भी आपको बताई थी, सिंपली वही करेंगे। इसके जितने भी कंपोनेंट हैं उनके साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास आ जाएगा MA1i प्लस MA2j प्लस MACK, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। उसके बाद हमने कहा था कि स्केलर अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो उसका हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो ये आपके पास क्या होगा, वेक्टर ए। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर एम स्क्वायर, चलिए यहाँ पर एम स्क्वायर MA1 का MA1 स्क्वायर प्लस MA2 स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट MA³ स्क्वायर। ये हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। वहाँ पर हमने डेफिनेशन डायरेक्ट लिख दी थी, MA इज इक्वल टू M mod n A। यहाँ पर हम ज़रा ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पर हम M स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, M स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं, M स्क्वायर M स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर
प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम मोड की फॉर्म में लिख सकते हैं। मोड की डेफिनेशन यही होती है, एब्सोल्यूट की डेफिनेशन क्या होती है, हम उसे इसी तरह से लिखते हैं ना कि ये किसके इक्वल होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होता है। तो ये भी वही चीज़ है, यहाँ पर आप इसे m कह सकते हैं, ऐसे आप ये कह, ये आपके पास आ जाएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये इस तरह से होती है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिफरेंट क्या है एनालिटिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने वहाँ पर ड्रा करके बताया था। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन की एग्जांपल दी थी। बेसिकली जो एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी को देखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन बताई है आपको, ताकि आप इसके क्वेश्चन इजीली कर सकें। ठीक है, इनके क्वेश्चन इसी फॉर्म में होते हैं, डिफरेंट कोई नहीं है, उसकी भी डेफिनेशन सेम है और एनालिटिकल भी सेम ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर कंपोनेंट के टाइप को डिफाइन किए। यहाँ पर पूरा एक सोल्यूशन आपको दे दिया एनालिटिकल में। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको वो नहीं चीज़ वहाँ पर जस्ट डिफाइन करवाया, या ग्राफ के तौर पर बता सकते हैं कि ये एक चीज़ कहाँ पर लाई कर रही है। इसके बाद एग्जाम्पल है, यहाँ पर डिटरमाइन दी क्वेश्चन का है, बुक का क्वेश्चन है। फर्स्ट है ये, डिटरमाइन दी वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट एंड फाइंड इट मैग्नीट्यूड। यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आपके पास है, ये मिस है। इनिशियल पॉइंट आपके पास जो गिवन है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पर गिवन है आपके पास P, इसके जो पॉइंट गिवन है ये है x1, y1, z1, ये इनिशियल पॉइंट गिवन है, और जो टर्मिनल पॉइंट गिवन है वो है आपके पास Q, उसके पॉइंट है आपके पास x2, y2 एंड z2। अब ये देखें, यहाँ पर ना ज्योमेट्रिकल का रोल है ना एनालिटिकल रोल, वो तो डेफिनेशन है, थोड़ी सी हमारे पास लिटरेचर क्या है ना, इस वजह से थोड़ी सी वो सेपरेट की है। हाँ, बस हमने जो मेथड जिसका है वही करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, P एंड Q को की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो उनका आंसर आएगा फिर एंड में हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, जस्ट ये चीज़ करनी है। पहले हम इसे ड्रा कर लेते हैं, देखते हैं कि ये इसके पोजीशन वेक्टर क्या है, कौन सा पोजीशन वेक्टर आ रहा है। यहाँ पर x एंड y एक्सिस कोऑर्डिनेट ड्रा करते हैं। ये आपके पास है, इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। इसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं बोलना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं। ये आपके पास हो जाएगा x, ये आपके पास हो जाएगा y, ये आपके पास हो जाएगा z। ये आप लेक्चर रिवाइज किया करें ना, तब आप लोगों को आ जाएगा। बेसिकली मैंने तो कुछ भी नहीं अभी पढ़ाया, ये सारी आपकी रिवाइज हो रही है, ये आप कर चुके हैं FSC में भी, फिजिक्स में तो याद ही नहीं होती है जी। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, एक पॉइंट P ले रहे हैं, इसके क्या कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1, ये x एक्सिस के अलोंग है, y1 y एक्सिस के अलोंग है, z1 आपके पास z एक्सिस के अलोंग, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपके पास है Q, Q डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपके पास इसके कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस के अलोंग x2 है, y एक्सिस के अलोंग y2 है, और z एक्सिस के अलोंग z2 है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए, हम यहाँ से ओरिजिन से P में ये आपके पास एक पोजीशन वेक्टर आ गया, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे पोजीशन वेक्टर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम R1 कह देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, तो पोजीशन वेक्टर भी कितने होंगे, 2 होंगे। ये आपके पास सेकंड पोजीशन वेक्टर है, इसे हमने R2 कह दिया। हमने क्या चाहिए, हमें P एंड Q की वैल्यू चाहिए, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये ट्राइंगल बन गई है, तो यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करते हुए हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखें ओ पी प्लस पी क्यू किसके इक्वल है, ओ क्यू के इक्वल है, ये आपके पास ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बन रहा है।
ये यहाँ पर इसका ये इस तरह से 90 एंगल बन रहा है, ठीक है, ये इस तरह से ट्राइंगल बन रही है। तो यहाँ से सबसे पहले हम R1 देखते हैं क्या है, R2 क्या होगी, तो R1 पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पर R1 पोजीशन वेक्टर किसके है, R1 पोजीशन वेक्टर है OP का। OP के क्या कोऑर्डिनेट हमने रखे हुए, वो हमने रखे हुए इन फॉर्म ऑफ x1 y1 z1। तो यहाँ पर भी इसके पोजीशन वेक्टर हम रखेंगे x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ठीक है। हमने ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है बेसिकली। इनको देखने के लिए हम पहले पोजीशन वेक्टर डिफाइन करवा रहे हैं, उसके बाद हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को यूज़ करते हुए पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो आपके पास पी क्यू आएगा उसका हम फिर मैग्नीट्यूड पॉइंट आउट करेंगे। यहाँ पर आर टू आपके पास क्या है, R2 किसका पोजीशन वेक्टर है, R2 हमने डिफाइन किया हुआ है OQ का। OQ में जो पॉइंट है आपके पास Q, उसके कोऑर्डिनेट आपके पास किस फॉर्म में, वो आपके पास है x2 i प्लस y2j उसके बाद आपके पास आता है z2 k z2k आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको यूजिंग कर रहे हैं लॉ को, यूजिंग triangle law of addition। वो हम ये लिखेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये आपके पास है OP प्लस PQ, ये किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है OQ के। अच्छा OP हमारे पास क्या है, R1 है, यहाँ पर R1 कर ले, प्लस PQ हमारे पास अननोन है, यही तो निकालना, ये नहीं पता क्या है। और यहाँ से OQ आपके पास क्या है, R2 है, यहाँ पर R2 कर ले। PQ निकाल रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा R2 माइनस R1। तो आपको पता हो ये कंपोनेंट हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं जब एक करने थे, वहाँ पर x2 माइनस x1 लिखे थे, ठीक है। तो ये वही मेथड ही है, इसी तरह से हम करते हैं। यहाँ पर R2 के आप वैल्यू लिख लें, R1 की वैल्यू लिख लें, फिर सब्ट्रैक्शन के होंगे, कोरोस्पॉन्डिंग कंपोनेंट की सब्ट्रैक्शन होगी। R2 आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास है x2 i y2j z2k माइनस R1 करेंगे, ये आपके पास है x1 i प्लस s y1 j प्लस z1 k, ये आपके पास आ गया। इनकी सब्ट्रैक्शन करें आप, करस्पॉन्डिंग होगी, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग होगी, ऊपर डिफाइन कर चुके हैं डेफिनेशन। सब्ट्रैक्शन अगर करनी हो, इस तरह हम एडिशन को किया था, तो ये आपके पास क्या होगा, x2 माइनस x1, ये आपके पास आइए आ जाएगा प्लस
सेकंड कंपोनेंट आपके पास क्या है, y2 है, वहाँ पर y1 है, y2 माइनस y1 आ जाएगा। ये आपके पास j के इक्वल है। इसके बाद आपके पास आता है z वाला, ये आपके पास है z2 माइनस z1, ये आपके पास आ गया k। यहाँ पर पी क्यू किसके इक्वल है, x2 माइनस x1। चलें इसे पी क्यू कह लें, दोबारा लिखेंगे। ये पी क्यू आ गया। आपने कहा था आपने पी क्यू फाइंड आउट करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर उसके बाद थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, ये आपके पास है इसका मैग्नीट्यूड। क्योंकि ये फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म थी, इस वजह से इसका है। वैसे अगर आपके पास पॉइंट गिवन हो तो उसके करस्पॉन्डिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच टू नॉन जीरो वेक्टर विल बी पैरेलल इफ बी इज मल्टीपल ऑफ ए। बी इज मल्टीपल ऑफ ए क्या होती है, पैरेलल की डेफिनेशन अगर आप लिखें, बी इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर उन्होंने बता दी है कि आपने बी को लेना है मल्टीपल ऑफ ए, तो ये आपने लिख दिया है। यहाँ आपको आप बी के पॉइंट लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ एनालिटिकल, यानी कि इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, ए को लिखेंगे। वहाँ से आपने इक्वल की डेफिनेशन लगा के हुए कोई कंडीशन निकाल नहीं पैरेलल की, जो आपको पता है ये अगर सबकी रेशो सेम हो तो वो प्रोपोर्शनल पैरेलल कंडीशन आपके पास आ जाएगी वेक्टर की। ये आपने ट्राई करना है, अगर आपसे होता है तो गुड है, वरना नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन